गांव का मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक देकर बहुत सारे पैसे देकर उसे उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां खुशी खुशी शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं यह सुनकर हैरान थी कि वह ऐसा क्यों करता है। एक दिन मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने कहा, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे, इसलिए मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात वह मुझे अस्पताल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी चीखें निकल गईं। आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है? मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी 6 महीने पहले ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दिया था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या वह लड़की दूसरी शादी के लिए मान गई? हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन तलाक दे देता है। सुना है, वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी दौलत। ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ ही होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वह चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नजर तुझ पर न पड़े, वरना हो सकता है कि अगली भी तू ही बन जाए, क्योंकि वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, मैं तो पहले ही घर से बाहर बहुत कम निकलती हूं, अब तो बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहां की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी। इसलिए इस गांव के रस्म रिवाज और मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसलिए हिमांशी से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी शाम को आई और मुझसे कहने लगी, चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैंने अपनी मां से इजाजत ली और उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई। लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मां को भी शायद मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। जब हम शादी पर पहुंचे तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ा हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वह मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी मुश्किल है। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर में ले आए, जहां वह अपने भाइयों के साथ बचपन में रहते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थीं। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया।
वह रोते हुए एक दूसरे से कह रही थीं, काश हम पैदा ही न हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज भूखा न रहना पड़ता। मैंने उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गरीबी की जिंदगी गुजार रही हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी, इसलिए किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वह इस बात से वाकिफ थीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहां हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आई तो मैं उसे देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई कि कहीं कोई इल्जाम न लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में हिमांशी चली आई और कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चौंक पड़ी। फिर फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया गया जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का भी खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है? तुम्हें क्यों मरने वाली हालत बना रखी है? तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को नहीं समझी और बोली, तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बात पर मेरा दिल किया मैं अपना सिर पी लूं। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मैंने अपनी सांस रोक ली। दरवाजा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्हें भी शायद वह साथ लेकर आए थे। पिताजी ने उन्हें बैठक में बैठाया और मां से चाय बनाने को कहा, पर मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था तो गरीबों के घर का चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी मां को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांगने की बात की। जब उसने यह बात की तो मैं तो हक्का बक्का रह गई और उठकर बोली, मुखिया जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बगैर आत्मसम्मान के नहीं, जो रुपए पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दें। तब दिया बात आधी तकरी, हम अपने कर्ज तो उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब मां और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मां ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को जो वचन दिया था और इसी साल के आखिर में मेरी शादी तय हो गई थी। मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेंगे। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा आया कि क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं ऐसी बातें कैसे मान सकती थी। पिताजी की राय पर मां ने भी हामी भर ली और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाजत दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और तुम्हारी छोटी बहनें भी अपने बहुत से ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती हैं।
अगर तुम मुखिया जी से शादी के लिए हां कर दो और अगले दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह भी कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सको। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कश्मकश में डाल दिया। मैंने सारी बातें सोचकर एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर पीयूष को घर बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला ले सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर पर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर गई ताकि मैं आराम और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने पीयूष को पिताजी और गांव के मुखिया की बातें बताईं तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल की हालत समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज समझनी थी। शादी के बाद मेरा और पीयूष का भविष्य, या फिर मुझे अपनी बहनों और माता पिता का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूं। पीयूष गुस्से से मेरी तरफ पलटा और गुस्से से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी आवाज ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब जानते हुए भी उससे नजरें चुराने पर मजबूर थी। मैंने कहा, हां, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उन्हें कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बिना किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? या फिर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार था कि मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। उसके जाने के बाद मैंने मां से कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था, यह मैं ही जानती हूं, पर मुझे इस जगह पर कमजोर नहीं पड़ना था। पिताजी ने मुखिया जी को हां का जवाब भिजवा दिया। जब यह बात मैंने अपनी मां को बताई तो वह अपना सिर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी। मुझे पीछे नहीं हटना था। मां की तकलीफ का मुझे अंदाजा था, पर पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था कि वह इस उम्र में भी कल की टेंशन लेते थे। वक्त से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्की रही तो मां ने भी चुप्पी साध ली। एक हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारियां हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी जब मैं मुलायम गद्दी पर बैठी तो बैठे बैठे ही कब सो गई पता ही नहीं चला। मेरी तब नींद खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। उसकी वजह से मेरे शरीर में कांटे आ गए। मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं तो देखा कि मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा था। फिर अचानक उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी अस्पताल चलना है, जल्दी उठाओ और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे वह मुझे तलाक न दे। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम अस्पताल पहुंचे। वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही हो जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी शादियां की हैं। अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। उसकी बात सुनकर मैं बेहोश हो गई। उसने मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा, मगर वह कहीं भी नहीं था। मेरा पति पता नहीं कहां चला गया था, मगर नौकरानी मेरे पास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया, आप लोग जब मर्जी हो अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया।
मैं चीख चीख कर रो दूं कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। अब मैं उस मुखिया से किस मुंह से बहस करती, जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच सोच कर हो रहा था कि जब उसे पता चलेगा कि मेरी तलाक नहीं हुई तो वह मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा कि मैंने पैसों की चमक धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में फंसी हुई फांस कैसे निकालूं। इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे हाल चाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस रात की हकीकत बता नहीं देते। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे। मेरे पति ने मेरी बात सुनी और कहने लगा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, मगर मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूं, इसलिए आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने अपने गुस्से को पी लिया और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, पर उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा, रास्ते में तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना, अगर तुमने मुझसे बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं यह बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों की खातिर ही उससे शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी किस्मत ने मेरे साथ मजाक किया है। मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से रोऊं, पर मैंने खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहा। मैंने सोचा कि मैं अपने पति की जासूसी करूं और उसे रंगे हाथों पकड़ूं। मेरी चुप्पी देखकर मेरे पति ने भी इस विषय पर मुझसे कोई बात नहीं की और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना शांत कैसे रह सकता है। शादी के एक हफ्ते बाद भी मैंने उसे तलाक देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली। आखिर उसे मेरी तलाश क्यों थी? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही था कि मैं उस पर नजर रखूं। मेरा पति जब भी किसी से फोन पर बात करने लगता तो उठकर कमरे से बाहर चला जाता। यह हरकत मुझे बहुत नागवार गुजरती थी, मगर उसने जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। 15 दिन बीत गए और मुझे कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगने लगा था कि मैं कभी भी सच्चाई नहीं जान पाऊंगी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। फिर वह दिन आ ही गया। एक रात करीब 12 बजे मेरे पति के फोन पर किसी की कॉल आई। पहले तो वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन मुझे सोता हुआ देखकर वहीं बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा था यह मैं नहीं सुन पाई, पर मेरे पति की बातें सुनकर कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे पति ने कहा, यार, किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़ाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज रोज की बकबक से मैं तंग आ गया हूं। इतना सुनते ही मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका था। मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे उस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आजाद कराना होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। मैंने घर के नौकर नौकरानियों को अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसके पीछे जाते हुए मैंने देखा कि वह एक घर में जा रहा था। मैं उसे देखती ही रह गई और वापस लौट आई।
अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं लेकर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दूंगा। इतना कहकर वह चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले तैयार हो सकूं। तैयार होकर मैं घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करने लगी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मेरी खामोशी को भी वह नोट कर रहा था, लेकिन उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची गलियों से गुजरती जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उदास हो रही थी। गाड़ी एक दरबार के पास जाकर रुकी। मेरे पति ने मुझे अंदर ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद एक बाबा जी आए और उन्होंने मेरे पति से पूछा, तुम्हारी तलाश खत्म हुई या नहीं? मेरे पति ने कहा, हाँ बाबा जी, यह मेरी पत्नी है। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर हम वहां से वापस अपने घर आ गए। मेरे पति ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था। उसने मुझसे कहा, डरो मत, यह बस एहतियात है ताकि कोई भी इस राज को जान न सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर वह मुझे लेकर बेड पर बैठ गया और बोला, आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू करा दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खराब हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया, पर कोई शिकार नहीं मिला और मैं गुस्से से निशाने खराब करने लगा। उस वक्त बाबा जी जंगल में जड़ी बूटी लेने आए थे। मुझे ऐसा करते देख वह मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और वह इतना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी तुम शादी करोगे वह तुम्हारी ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम शादी करके बिना पत्नी को देखे और बिना उसका हक लिए उसे तलाक दे दो, लेकिन ध्यान रखना कि वह लड़की जरूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, ऐसे तो मैं कभी असली शादी नहीं कर पाऊंगा। पर वह बाबा जी जा चुके थे। पहली शादी मैंने एक जरूरतमंद लड़की से की और उसे बिना छुए तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में काफी बढ़ोतरी हो गई और जादू का असर कुछ कम हो गया। फिर दूसरी शादी की, जिससे मुझे चुनाव जीतने में मदद मिली। इसी तरह मैंने 12 शादियां की और धीरे धीरे जादू का असर खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर मैं इसी तरह शादी करके तलाक देता रहूंगा तो अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूं। मैंने बाबा जी को तलाश करने की कोशिश की, पर वह नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की जिंदगी चाहता था। कई महीनों बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने का पता चला तो मैं फौरन वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं थकान से गिर पड़ा। अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उनसे कहा, बाबा जी, मैं थक चुका हूं, कब तक शादियां और तलाक देता रहूंगा, मुझे बता दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तब तक शादियां और तलाक देते रहोगे जब तक तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिलती जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी ने कहा, उसे देखकर तुम्हारे दिल में यह ख्याल आएगा कि इसके बाद किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, यही तुम्हारी तलाश होगी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने यही कहा कि तुम ही वह लड़की हो। इसलिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था। शादी की रात वह मुझे हॉस्पिटल क्यों ले गया था? मैंने पूछा। जब तुम शादी की रात मुझे हॉस्पिटल ले गए थे तो वहां क्या हुआ था? मेरे पति ने कहा, सारे राज आज ही जान लोगी। चलो आज ही बताता हूं। मैंने सोचा, अगर आज यह राज नहीं पूछूंगी तो शायद कभी ना पूछ पाऊं। मैंने कहा, मुझे सच बताओ, हॉस्पिटल क्यों गए थे? मेरे पति ने कहा, जब मैंने तुम्हें देखा
तो तुम्हारी कलाई पर निशान देखा जो बाबा जी ने बताया था। इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर तुम्हारी कमर पर भी निशान देख सके। जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी कमर पर निशान है तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वह लड़की हो। मैंने अपने पति की आंखों में देखा और सच्चाई को पहचाना। फिर उसने कहा, तुम्हारा मंगेतर पीयूष लालची निकला। उसने मुझसे पैसे लिए और कहा कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो वह तुम्हें परेशान करेगा। मैंने उसे पैसे देकर तुम्हारी मोहब्बत खरीद ली। यह सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर शुक्र हुआ कि मुझे पीयूष जैसे लालची इंसान से बचा लिया और एक अच्छे इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपने पति पर गर्व महसूस हुआ। उसने मेरे माता पिता को अच्छा घर और पैसे दिए थे। उसके साथ जिंदगी गुजारने में कुछ भी बुरा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद मेरी बहनों की भी अच्छी जगह शादी हो गई और मैं अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। रही बात पीयूष की, तो उसे मैं भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद किस्मत ने हमें ऐसे ही मिलाना था। उस फैसले पर मैं बहुत खुश थी क्योंकि उसने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।